5.2 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियोस के बाद में छोड़े हुए थे। कहता है कि डोमिनस ट्राइड न्यूलैंड्स ऑक्टेव के कॉलम पर एग्जिस्ट करता है क्या, कंपेयर करना है और हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं डोमिनस ट्राइड्स क्या है। डोमिनस ट्राइड्स ऐसे तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिस पर पहला वाला एलिमेंट जैसे कि लिथियम और लास्ट वाला एलिमेंट जैसे कि पोटेशियम, उन दोनों के एटॉमिक मासेस जो कि है 6.9 प्लस 39.0 उसे ऐड कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि उसका अगर एवरेज निकाल दें तो वो बीच वाले एलिमेंट यानी कि सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। यानी कि 6.9 प्लस 39 को हम ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो 23 हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं एक ट्राइड यानी कि 3, उसका एक ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप बी एलिमेंट और ग्रुप सी एलिमेंट, ये भी एक ट्राइड्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये वाला ग्रुप बी वाला, ग्रुप ए वाला जो है ये यहाँ पर ट्राइड्स नहीं, यहाँ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ था। ऑलराइट, तो क्या ये और ये एग्जिस्ट करते हैं क्या, जो यहाँ पर ऑक्टेव्स वाले थे टेबल उस पर। चलिए देखते हैं, ऑक्टेव्स वाले टेबल पर आते हैं। यहाँ देखिए कि रे वाले में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ हमने देखा। और बाकी कोई सा भी ट्राइड्स यहाँ आप देखो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ से हमको आंसर मिल गया कि यस, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एग्जिस्ट in the Newlands octave from Dobinus triad। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोमिनस क्लासिफिकेशन। डोमिनस क्लासिफिकेशन के लिमिटेशंस, इसे हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है, वहीं से आप देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसे भी मैंने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, उसे हमने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी मैं करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाएगा, उसी वजह से सेम चीज़ है तो क्या यहाँ पर बार बार डिस्कस करना। ऑलराइट, आते हैं मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल पर। कहता है कि बहुत सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, उसे हम क्लासिफाई करेंगे, उनका हम ऑर्डर निकालेंगे। कहता है कि न्यूलैंड्स लॉ जो है उसका ऑक्टेव वाला जो लॉ है वो जब रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट पैटर्न खोजने के लिए प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उन्होंने यहाँ पर मेहनत किया, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को खोजा, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ और उसके एटॉमिक मासेस के रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने पैटर्न निकाला। जैसे कि मेन क्रेडिट एक है मैंडलिव के नाम, क्योंकि उन्होंने जो तरीका निकाला क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, वो अभी के जो पीरियोडिक टेबल है उसके आसपास, उसके एग्जैक्ट उन्होंने वो निकाला था। यानी कि अभी के जो पीरियोडिक टेबल है उसे डिराइव किया हुआ है मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के अनुसार। कुछ चेंजेस किए गए हैं बट बेसिक यही है, तो इसीलिए इसे समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि मेन क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं जो हमारा अब अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है उसके प्रॉपर्टीज़ पर और उनके एटॉमिक मासेस पर, और साथ में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सिमिलरिटीज़ पर। देखते हैं कि इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था। ऑलराइट, सो उन्होंने जब क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था तो केवल 63 एलिमेंट्स ही फाउंड थे, उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर नॉन थे। वो उन्होंने यहाँ पर एटॉमिक मासेस को एग्जामिन किया और उनका रिलेशनशिप निकाला दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, और उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पर क्लासिफाई किया। साथ में उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखो तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में ये कैसे कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ में या हाइड्रोजन के साथ में कैसे कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया गया? क्योंकि वो काफ़ी रिएक्टिव थे और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते थे।
बहुत सारे, यानी कि सभी नहीं बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ में वो कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते थे। और यहीं ये बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्ट किया तो उसका ऑक्साइड्स बनाता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया तो हाइड्राइड बनाता है उसका, यहाँ पर आप आगे देखोगे, अभी मैं बताऊँगा जस्ट। सो उन्होंने जो क्लासिफाई किया, उन्होंने 63 एलिमेंट्स के 63 कार्ड्स लिए और उन कार्ड्स पर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को उन एलिमेंट्स का उन्होंने वहाँ लिखा। उसके बाद में उन्होंने उसे अरेंज करना स्टार्ट किया, प्रॉपर्टीज़ उनके जो हैं उसके हिसाब से, और उन्होंने उन कार्ड्स को पिन किया एक वॉल पर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, मतलब उन्होंने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन लिए कि बहुत सारे एलिमेंट अपना यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पर अपना वो जगह बना चुके होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन के लिए। और साथ में वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि वो अपने एटॉमिक मास को इंक्रीज करते हुए उनके ऑर्डर में वो अरेंज हो जाते हैं। तो जब प्रॉपर्टीज़ से इन्हें यहाँ पर क्लासिफाई किया गया तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ, जैसे कि कुछ दूर जा कर के फिर उनके प्रॉपर्टीज़ फिर से अक्कर होते हैं, मतलब कुछ पीरियोडिक रीअकरेंस होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ का। कहने का मतलब कि कुछ नंबर होने के बाद में वो फिर से यहाँ पर रीअकर होने लगते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 एलिमेंट 1 2 3 4 5 होने के बाद में जो 6th एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी 1 वाले एलिमेंट के साथ में सेम हो जाएगा। तो 6 7 8 9 10 अगर हम यहाँ लिखें तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर पीरियोडिक रीअकरेंस हो रहा है, क्योंकि 1 का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में, 3 का 8 के साथ में, 4 का 9 के साथ में और 5 का 10 के साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। सो इसी के बेसिस पर यहाँ पर मैंडलिव्स ने कुछ पीरियोडिक लॉ शो किया। तो मैंडलिव्स का पीरियोडिक लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन पर डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो वर्टिकल कॉलम जिसे हम ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो जिसे हम पीरियड कहते हैं उस पर क्लासिफाई किया गया। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर टेबल आप देखो, हाइड्राइड्स ऑक्साइड जो फॉर्म कर रहा है, यहाँ आप देखो कि R जो लिखा हुआ है, इस R का मतलब है ये एलिमेंट। यहाँ हम हाइड्रोजन को पुट कर सकते हैं या फिर लिथियम को पुट कर सकते हैं, सोडियम को पुट कर सकते हैं, पोटेशियम को पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम ऑक्साइड के साथ में इसे रिएक्ट कराएं या फिर ऑक्साइड या इसके साथ में फॉर्म करें हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पर आप देखो कि हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। इस तरीके का यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करेगा। उसी तरीके से अगर सोडियम के साथ में करें, पोटेशियम के साथ में करें, लिथियम के साथ में करें, तो उसी तरीके का यहाँ पर ये अरेंजमेंट आएगा। वहीं अगर दूसरा ग्रुप का एलिमेंट्स को हम देखें, ये वाला ग्रुप का, तो इसके सारे ग्रुप यहाँ पर जो R लिखा हुआ है उसका मतलब है कि यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइड्राइड्स का, तो हाइड्राइड्स पर भी सेम यहाँ पर है। अगर हम R के जगह पर इस हाइड्रोजन को या फिर लिथियम, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम कुछ भी यहाँ पर हम पुट करें तो ये यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी कि इन सभी का प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। उसी तरीके से यहाँ पर का ये सारा प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, सभी ग्रुप्स का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से यहाँ तक के जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ऑक्साइड और हाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म करके। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल 5.2.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखो वर्ड अचीवमेंट्स का यूज किया हुआ है मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इसीलिए क्योंकि मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल इतना हद तक एक्यूरेट था
कि अभी के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके साथ में अगर आप मैच कराओ तो बहुत सारे एलिमेंट्स एकदम बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर मैच करेंगे। और मैंडलिब्स ने बहुत सारे प्रिडिक्शन भी दिए थे जो आगे जाके एकदम बिल्कुल सच हुए। जैसे कि उस वक्त 63 एलिमेंट्स फाउंड थे, उन्होंने कहा कि आगे भी बहुत सारे यहाँ पर नए एलिमेंट्स आ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर गैप भी छोड़ा, उन्होंने जगह भी छोड़े और अपना ही लॉ का वायलेंस करते हुए उन्होंने जैसा अरेंजमेंट किया था प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, वो आगे जा कर के यहाँ पर एक्यूरेट साबित हुए। जैसे कि मैंडलिब्स को कभी कभी ऐसा लगा कि जो एटॉमिक मासेस यहाँ पर उनके वे में उन्होंने अरेंज किया हुआ था, तो अगर हम एटॉमिक मासेस जो कि ज़्यादा है उसे अगर हम पहले भी रखें और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखें तो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच कर रहा है। जैसे कि अगर कोबाल्ट का यहाँ पर एटॉमिक मास 58.9 है, जो कि निकेल के एटॉमिक मास जो कि 58.7 है उससे ज़्यादा है, लेकिन इस कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकेल को बाद में रखा गया ताकि प्रॉपर्टीज सिमिलर हो उस ग्रुप का। कौन से ग्रुप का? यहाँ आप देखो, ये वाला जो पूरा ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप है, इसका यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैच करे, इसी की वजह से इधर उधर इन्हें रखना पड़ा। अब देखिए, कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर मैंडलिब्स ने गैप छोड़ा। वहाँ पर कोई यहाँ गैप छोड़ने पर कोई गलती हो गया ऐसा नहीं सोच करके कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा सोचा कि नए एलिमेंट्स यहाँ पर आकर के भर सकते हैं, और उन्होंने उस गैप का कुछ नाम भी दे दिया कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे उसका प्रॉपर्टी इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में मैच करेगा। जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो कि बाद में डिस्कवर हुआ, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पहले ही से उस यहाँ पर जैसे देखिए इस पीरियोडिक टेबल पर इस गैलियम के जगह पर यहाँ पर अभी तो आप देख सकते हो गैलियम है, यहाँ उन्होंने लिखा एका अल्मुनियम। एका का मतलब होता है, एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है एक नेक्स्ट। यानी कि अगर हम प्रीफिक्स में एल्युमिनियम के प्रीफिक्स पे अगर हम एक का अगर हम ऐड करें, उसका मतलब होता है एक नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर एका एल्युमिनियम का मीनिंग यहाँ पर वही आया गैलियम। जैसे आप यहाँ पर देखो, एका एल्युमिनियम और गैलियम, जो एका एल्युमिनियम उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया हुआ था, उसका प्रॉपर्टी आगे जा कर के गैलियम के प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच कर रहा था। साथ में उनका जो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, उनका जो क्लोराइड का फॉर्मूला, वो भी मैच कर रहा था एटॉमिक मास के साथ साथ में। उसी तरीके से यहाँ पर एका बोरोन, एका सिलिकॉन यहाँ पर यूज किया हुआ था। किसके लिए? स्कैंडियम के लिए और जर्मेनियम के लिए। तो ये भी मैच करते हुए प्रॉपर्टीज़ के साथ में उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ था। तो उस वक्त जब ये एलिमेंट्स फाउंड ही नहीं थे, उस वक्त उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था और उनके लिए जगह छोड़ा हुआ था, ताकि भाई आगे अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो इस सेम प्रॉपर्टी को शो करे तो आप यहाँ पर उसे फिल कर लेना। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो है एक एविडेंस प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा है कि ये मैंडलिब्स पीरियोडिक टेबल का कितना यूज़ था, जिसके वजह से यहाँ पर मैंडलिब्स का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस था इस प्रिडिक्शन का, जो कि पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया आगे जा कर के लोगों ने, और उनके बाद में इन्हें रिकॉग्नाइज भी किया मैंडलिब्स को। साथ में बाद में जब यहाँ पर नोबेल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जब डिस्कवर हुआ तो उसे इस पीरियोडिक टेबल पर इजीली फिट किया जा सकता था, और उस वक्त ये डिस्कवर नहीं हुआ था क्योंकि वो काफ़ी कम अमाउंट पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि रिएक्ट करते ही नहीं हैं, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें इनर्ट कहा जाता है, इनरिएक्टिव। तो यहाँ पर ये जो मैंडलिब्स पीरियोडिक टेबल है उस पर इन्हें इजीली फिट किया जा सकता था। किन्हें यहाँ पर जो आप देख सकते हो नोबेल गैस वाला, जो आप लास्ट में देखते हो पीरियोडिक टेबल के, वो वाले हाइड्रोजन के बाद में आप देखते हो हीलियम, वो है नोबेल गैस, उसे सबसे लास्ट में उस पीरियोडिक टेबल के बाद में है, क्योंकि हाइड्रोजन के बगल में ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाता है।
तो उसके लिए यहाँ पर एक गैप छोड़ा हुआ था, जो कि अगर वहाँ पर हम एलिमेंट्स को रखें तो डिस्टर्ब नहीं करेगा जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का, उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिमिटेशंस मैनलिब्स क्लासिफिकेशन का। लिमिटेशंस देखने से पहले थोड़ा सा जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे अल्कलाई मेटल्स के साथ में ये मतलब मैच करता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन हैलोजन्स, ऑक्सीजन और सल्फर्स के साथ में वो कंबाइन करके वो कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला हाइड्रोजन वाला जो फॉर्मूला है और अल्कलाई मेटल वाला जो फॉर्मूला है वो दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल फॉर्म के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन वाले का जो फॉर्मूला है HCl, H2O, H2S, जो यहाँ पर अल्कलाई मेटल जो यहाँ पर सोडियम है उसके साथ में मैच कर रहा है, जैसे NaCl, Na2O, Na2S। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है सोडियम के जैसा, और साथ में इन्हीं हैलोजन्स के जैसा, जो हैलोजन्स हैं उनके जैसा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। और ये मेटल्स के साथ में और नॉन मेटल्स के साथ में, दोनों के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक कंपाउंड के साथ में, या फिर मेरा मतलब है कि एक एलिमेंट के साथ में वो सेम प्रॉपर्टीज़, या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ में भी सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब इसे हम किस ग्रुप में रखें? इसे हम यहाँ पर एल्कलाई मेटल्स वाले के ग्रुप में रखें या फिर हैलोजन वाले के ग्रुप में रखें? कहाँ इसे रखें? यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था जिसके बारे में मैनलिब्स ने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। मैनलिब्स ने कहा अभी भी ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है हाइड्रोजन को कहाँ पुट करना है पीरियोडिक टेबल पर। वो भी अभी हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में उसे पुट किया हुआ है, क्योंकि वो एटॉमिक मास के साथ में अगर हम देखें और जो फर्स्ट ग्रुप है उसके साथ में भी वो अपना जो प्रॉपर्टी है उसे मैच करा रहा है। लेकिन आप अगर उसका प्रॉपर्टीज़ को देखो तो वो बाद वाले जो ग्रुप्स हैं उन पर भी उनका प्रॉपर्टीज़, सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है उसका भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैच करता है। तो इसीलिए कहता है कि नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि यहाँ पर फर्स्ट लिमिटेशन होकर के आया मैनलिब्स पीरियोडिक टेबल का। ही कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन। अगला लिमिटेशन यहाँ पर आता है आइसोटोप्स वाला। आइसोटोप वाले लिमिटेशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइसोटोप यहाँ पर बता दूँ क्या होता है। अगर हमारे पास में सेम एटॉमिक नंबर के कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और अगर उसका जो एटॉमिक मास है वो अगर डिफरेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन 1 का यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, अगर ऐसे हमें मिलते हैं हाइड्रोजन के ही एलिमेंट्स तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। ऑलराइट, तो ये डिस्कवर हुआ जब मैनलिब्स के पीरियोडिक टेबल बने उसके बहुत दिन के बाद में ये डिस्कवर हुआ। और अब मैनलिब्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उस पर उन्होंने कहा कि मैं बढ़ते हुए एटॉमिक मास के साथ में यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया हुआ है। तो आइसोटोप वाला तो जो एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मैनलिब्स ने यहाँ पर उन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दिया हुआ था पीरियोडिक टेबल पर। उन्होंने सारा एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अरेंज मतलब अकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि मैं अरेंज करूँगा, उनके लॉ में इन्होंने यही कहा। साथ में उन्होंने कहीं कहीं पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में भी रखना पड़ा, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज़ को मैच कराने थे। और कुछ कुछ नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो वो भी कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसके बारे में यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं हो पाया। जैसे कि अगर मैं बताऊं, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे। अगर सारे जो एलिमेंट्स नए नए आ रहे थे, जैसे कि 5, 10, 15 डैश 25 अगर ऐसा रहता तो हम
अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मासेस है अगर ऐसे रहते तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर जो है इसका मास यहाँ पर 20 होगा और ये यहाँ पर एक नया एलिमेंट आएगा और एक ही नया एलिमेंट आएगा। लेकिन जो भी हमारा एलिमेंट्स है उन सभी का जो मासेस है वो इस तरीके के जो है रूल को फॉलो नहीं करता कि नेक्स्ट जो एटम्स आएंगे उनका जो मास होगा वो रेगुलर मैनर पर वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने सारे यहाँ पर नए एलिमेंट्स आ सकते हैं।